A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are covering the most important topic of C language, that is array. Okay, so first of all, what is array? An array is a fixed size sequence collection of elements of the same data type, or an array is a group of same data type or homogeneous data type. अब array होता क्या है कि ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम सेम डेटा टाइप्स के मल्टीपल वेरिएबल्स एक साथ क्रिएट कर सकते हैं. ओके, क्या लिखा है? array is a fixed size sequence collection of elements of the same data type. ओके, इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं 50 इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स का वेरिएबल इंसर्ट करना चाहता हूं तो अपन वो कर सकते हैं. और फिक्स्ड साइज, इसका मतलब क्या है, मैं आपको आगे सिंटैक्स बताऊंगा तब आप देखेंगे. अपन इसमें एक साइज देते हैं कि आप उस साइज से ज्यादा के वेरिएबल्स उसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते. बाउंडेशन रहता है एरे के अंदर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि हम एरे यूज क्यों करते हैं, हमें कहाँ पे नीड पड़ी एरे को यूज करने की. तो समझिए हमारे पास एक सिनेरियो जिसके अंदर आप समझिए जैसे आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं जिसके आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और उनका एवरेज निकालना है. तो अगर अपना अभी तक जैसा प्रोग्रामिंग करा है उसके अंदर हमने क्या करा, अगर आपको 100 लोगों के नंबर्स को लेना है फिर उसका एवरेज करना, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है ना. जैसे मैं लिखूंगा सबसे पहले इंटीजर मार्क्स 1, फिर मार्क्स 2, मार्क्स 3, जैसे मैं कितने वेरिएबल्स बनाऊंगा. अगर मेरे को 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स निकालने हैं तो मैं पहले क्या करूंगा, 50 वेरिएबल्स बनाऊंगा. ठीक है ना, मार्क्स 50, फिर इनका डिवाइड बाय 50 करके एवरेज जो भी है वो निकाल दूंगा. तो इस तरीके की प्रोग्रामिंग सी के अंदर फिजिबल नहीं है, अपन ऐसा कभी नहीं कर सकते. इतना लेंथ, इतना बड़ा होना और टाइम कंज्यूमिंग होना, तो ये यहाँ पे इसलिए हमको एरे की हेल्प की जरूरत पड़ी कि एरे आपके अंदर आपको क्या करवाता है कि देखिए अब आपके यहाँ पे देख सकते हैं, define 100 variables with integer data type and then perform 100 scanf operations to store the entered value. ठीक है ना, आपको पहले 100 बार पूछना पड़ेगा, फिर आप 100 वैल्यूज इंसर्ट करोगे, 100 टाइम्स स्कैनफ या 50 टाइम्स स्कैनफ या प्रिंटफ लिखोगे. तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, एरे का यूज करते हैं. एरे के अंदर क्या कहता है कि हैविंग अ सिंगल इंटीजर एरे टू स्टोर ऑल द वैल्यूज, loop the array to store all the entered values in array and later calculate the average. इसका मतलब array की हेल्प से आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम 50 एलिमेंट्स की साइज इंसर्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज हाउ टू डिक्लेयर एन एरे. अपन एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो ये इसका सिंटैक्स, इसको याद ध्यान से देखें. सबसे पहले डेटा टाइप, देन एरे नेम एंड एरे साइज. ओके, इसका मतलब आप जिस तरीके का डेटा टाइप लिखना चाहते हैं, एक एग्जांपल देखिए, इंटीजर देन मार्क्स 5. इट मींस कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूं मार्क्स टाइप का. मार्क्स मेरा क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी साइज कितनी है, 5. इसका मतलब मैं 5 वैल्यूज इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूं या स्टोर कर सकता हूं. और ये कैसा है, इंटीजर टाइप का. इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी सारी की सारी. ठीक है ना. अब देखें, हियर वी डिक्लेयर एन एरे मार्क ऑफ इंटीजर टाइप, ओके, एंड इट्स साइज इज 5. इसका मतलब क्या है कि इट कैन होल्ड 5 इंटीजर वैल्यूज. ठीक है. देन इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द साइज एंड टाइप ऑफ द एरे कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट इज डिक्लेयर्ड. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने साइज दे दी है 5, अब आप इसमें साइज को चेंज नहीं कर सकते. जब आप पूरे होल प्रोग्राम के लिए अब आपकी साइज कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी. और सेकंड थिंग, इसके अंदर आप 5 से ज्यादा वैल्यूज इंसर्ट नहीं करवा सकते. आप 5 से कम चाहें तो करवा सकते हैं, 4, 3, 2, 1 आप वो चाहें करवा सकते हैं, बट 6, 7 आप 5 से ज्यादा वैल्यूज इंसर्ट नहीं करवा सकते. ठीक है, ये हो गया एरे को डिक्लेयर करने का तरीका. ठीक है ना. कि अब एरे कैसे, कोई भी पहचान कैसे होगी कि एरे वाला वेरिएबल, नॉर्मल मैंने एक लिखा, सॉरी, एक तो मैंने नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर लिख दिया इंटीजर x. ओके, एक मैंने लिख दिया इंटीजर x 5. तो ये पहचानने का तरीका.
जब भी आपके वेरिएबल के आगे बिग ब्रैकेट्स के अंदर साइज होगी तो हमें पता चलेगा कि हमारा एक x जो है वो क्या है, एक एरे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स। कि हमारा एरे तो बन गया, अब उसको एक्सेस करने के तरीके क्या हैं। तो ये क्या कहता है कि वी कैन एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एन एरे बाय इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब होता है उसकी इंडेक्स वैल्यू। आप जो भी साइज लिखते हैं ना, जैसे मैंने लिखा इंटीजर m5, तो जैसे ही आप लोग ये लिखोगे तो आपके रैम के अंदर 5 मेमोरी ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ओके, और इनका क्या होगा, कुछ कुछ इंडेक्स होगा। और हमेशा एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो होती है 0 से लेके जो भी आपकी साइज है -1। ओके, तो इसके अंदर अगर मेरे को 5 ब्लॉक्स बनाने हैं तो 0 1 2 3 4 यहां तक ही बनेंगे। 5 ब्लॉक्स बन गए, साइज -1, 5 थी, कितना आएगी, 4 आएगी। ठीक है, चलिए इसमें आगे क्या बता रहा है ये। सपोज यू डिक्लेयर एन एरे मार्क एज अबव, द फर्स्ट एलिमेंट इज मार्क 0, द सेकेंड एलिमेंट इज मार्क 1 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि जैसे ही हमने क्या करा था, एक डिक्लेयर करा मार्क नाम का वेरिएबल, इंटीजर टाइप का था, जिसके अंदर हमने साइज कितनी दे दी थी, 5। तो क्या हुआ, द फर्स्ट एलिमेंट इज मार्क्ड 0 1 then 2 3 then 4। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड आवर साइज -1 एरे। ओके, चलिए नेक्स्ट साइड। नाउ an array have zeros as the first index, not 1. In this example mark 0 is the first element। जैसा कि आपने अभी इस प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, सॉरी स्लाइड के अंदर दिखा था कि ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट इसको मार्क हमने क्या करा है, 0। तो इसकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और साइज -1 तक चलती है। ठीक है, सेकेंड, इफ द साइज ऑफ एन एरे इज n, टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट द n-1 इंडेक्स इज यूज्ड। इन दिस एग्जांपल मार्क 4, हमने ये भी देख लिया। अब देखिए ये जो थर्ड पॉइंट है इसको ध्यान से पढ़ना। सपोज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मार्क 0 इज 2000D, then the address of the mark 1 will be 2002D, similarly the address of mark 2 will be 2004 and so on। समझे ना, देखें ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप एक एरे बनाते हो, हमने क्या करा था, वापस बना देते हैं, मार्क 5। तो जैसे ही आप एक एरे बनाओगे तो रैम के अंदर, मतलब आपकी मेमोरी के अंदर क्या होगा, कंटिन्यूसली 5 जो है वैल्यूज मेमोरी बन जाएगी। ठीक है ना, सॉरी, हाँ। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपके पास 5 मेमोरीज बन गई तो ये जो होती है ये कंटिन्यूअस लोकेशन पे स्टोर होंगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक ब्लॉक है उसका एड्रेस 2002 है, दूसरे का 2037, फिर 4032, ऐसे अलग अलग नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक अगर ब्लॉक बना है तो उस पूरे बंच के लिए वो एक साथ ही कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर उसकी लोकेशंस होती है। ठीक है, तो समझना, जैसे फर्स्ट वाला जो मेरा ब्लॉक है इसका एड्रेस है 2000D, तो नेक्स्ट जो है इसका क्या होगा, 2002D, देन 2004D, 2006D, 2008D। ठीक है, हमारा क्या था, इंट मार्क 5, ये था ना। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर आपने ये 2 के गैप से क्यों लिखे, यहाँ पे 2000 2001 होना चाहिए था, 2002 आपने बोला था कंटिन्यूस होंगे, बट यहाँ पे तो 2 के गैप से हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वी नो दैट आवर इंटीजर डेटा टाइप कैन हैव द साइज ऑफ 2 bytes, okay, and here our array of mark is of integer data type. So in memory locations the memory is stored with the difference of 2. Okay, first is integer, then 2 bytes, then 2 to then 2 4 6 and 8 so on. Okay, now we have to switch to the next slide, that is how we can initialize our array. Okay, in the previous slides what we have to do, we have to only create the array. Okay, suppose I write int mark 5. Okay, so
जैसे ये होता है क्या हुआ, इन आवर मेमोरी अ ब्लॉक ऑफ 5 code is created but that's an empty, okay na, we cannot enter any value in that. So if you want to initialize the values in that blocks, memory blocks, then what we have to do, we have to initialize them. So how we can initialize the array? So here is the example that simple, it's very simple, not difficult, that if you write int mark 5, what it means, it means we are created an array. Then here this is equals to, which is we know that an assignment operator. It is an assignment operator. Then in the curly braces you have to write all the 5 values. Okay, 19, 10, 8, 7 and 9. This is a simple way to initialize an array. आपके यहाँ पे जितने भी वैल्यूज होंगी साइज, आप उतने वैल्यूज लिख दीजिए, आपका वैल्यू, आपका एरे इनिशियलाइज हो गया. अगर मैं 3 ही चाहता हूं तो मैं लिख देता हूं मार्क्स 3, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं जैसे 92, 77, 96 कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरे मार्क्स जो एरे है इसको वैल्यूज ऐसे हो गई 92, 77 और 93. अभी कैसे हुई, अभी आगे वीडियो में अपन देखते हैं. ठीक है, चलिए. सेकंड ये क्या कह रहा है, आपके पास एक और तरीका है वैल्यू पे इनिशियलाइज करने का. That is that you have nothing to write in that brackets. You can simply write the values which you are want to use. Okay, अगर आप यहाँ पे 9 लिखेंगे, आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, आपको empty रखिए. अगर आप यहाँ पे 9 वैल्यूज लिख देंगे तो कंपाइलर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 9 वैल्यूज स्टोर करनी है. ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या पता है कि एरे के अंदर आप जितनी साइज आपने दे दी है, आप उससे ज्यादा की मेमोरी स्टोर नहीं कर सकते हो. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हियर वी हैव नॉट स्पेसिफाइड द साइज, हाउएवर द कंपाइलर नोज इट्स साइज इज 5 एज वी आर इनिशियलाइजिंग इट विद 5 एलिमेंट्स. ओके, तो अब देखिए, अब क्या होगा, जैसे ही आपने ये वैल्यूज इनिशियलाइज करी तो हमारे पास पहले से मेमोरी तो एलोकेट हो रखी थी 5. ठीक है ना, और उनकी इंडेक्सिंग भी हमने कर रखी थी कि सबसे जो पहला होगा उसको 0 बोलेगा, 1 2 3 4. ओके ना, सॉरी. तो अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इनिशियलाइज करा तो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है इनिशियलाइजेशन वाला, इसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, 0. ठीक है, क्योंकि हमने पता है कि एरे के अंदर क्या होता है, इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, दैट इज नॉट 0, देन 1 2 3 and 4. ओके, सो mark 0 is denoted by the value 19, mark 1 is 10, mark 2 is 8, third index have 17 and fourth index have the value 9 stored in the memory locations. Okay, now here is a simple example so we can understand easily that how an array program is to be created. So first of all, what we have to do, we have know that we have to include header file. So here I can include a standard input output dot h. Sorry, I have written return 0. So for return 0, what can I do? I have to include another header file that is conio.h. Okay, if you don't write it, you can't. You have get an error in return 0. Okay, and why I use return 0? Because here before the prefix main function I have used int. Okay, so whenever in the previously in the main function, if you write integer, then you have to also write the return 0, because if you don't write int and if you don't write return 0, then it will give a garbage value. So whenever you have to use a main function with integer, you have to write that return 0. Okay, चलिए आगे बात करते हैं. अब सबसे पहले एरे का प्रोग्राम है, कैसे पता चला, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, int arr of 5. इसका मतलब मैंने एक एरे बनाया है जिसकी साइज कितनी है, 5 है. इसका मतलब मेरी मेमोरी के अंदर 5 ब्लॉक्स बन जाएंगी कंटिन्यूस लोकेशन पे. ओके, फाइन. देन अब ये देखिए, ये दूसरा तरीका एरे को इनिशियलाइज करने का. एक तो हमने क्या देखा था, अगर आप चाहें तो यहाँ पे सीधा से लिख सकते थे 9 5 7 6 जो भी आप लिखना चाहें. और दूसरा तरीका आप इस प्रोग्राम के अंदर देखिए कि कैसे हम और लिख सकते हैं. जैसे मैंने क्या लिखा, int arr of 5. अब arr of 0 के अंदर हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया. देन arr of 2 के अंदर हमने क्या लिख दिया,
10। अब AR ऑफ 3/2 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो जब भी आप देखिए ये एक इंटीजर टाइप का है, अगर हम नॉर्मल मैक्स की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1.5 आएगी, ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा, इजी बच्चों वाली मैक्स है, ठीक है ना। बट अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एरे है वो इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप का इसका मतलब वो क्या करता है, सिर्फ होल नंबर्स को लेता है, वो फ्रैक्शन वैल्यूज को नहीं लेता। तो आपके पास जो इसका आउटपुट आएगा 3/2 का वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको है ना जो 3/2 इसको क्या लिख सकते हो, एरे ऑफ 1 भी लिख सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ARR ऑफ 3 इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर ARR ऑफ 0। इसका क्या मतलब है कि एरे 3 के अंदर आपको वो वैल्यू असाइन करनी है जो एरे ऑफ 0 के अंदर है। तो एरे ऑफ 0 के अंदर क्या है, 5 है, तो ये आपका कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एरे ऑफ 3 के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, हमारे ये सब वैल्यूज स्टोर हो गई, ये 0 की हो गई, 1 की हो गई, 2 की हो गई और 3 की हो गई, ठीक है ना। टोटल हो गई हमारे पास वैल्यूज इंसर्ट। अब हमें क्या करना है, इनके आउटपुट पे शो करवाना है कि आपके पास क्या प्रिंट हो क्या आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता है प्रिंट एफ के अंदर हमने क्या लिखा, %d 4 टाइम्स लिखा है क्योंकि हमारे पास 4 वैल्यूज है। और %d क्यों लिखा है, क्योंकि हमने अपने इंटीजर टाइप का एरे यूज करा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, %d, यहाँ पे ARR ऑफ 0, तो ARR ऑफ 0 के अंदर क्या है 5, ठीक है। फिर ARR ऑफ 1, तो ARR ऑफ 1 क्या है, ये नहीं है, ARR ऑफ 1 ये है, यहाँ की वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या आएगा 2। तो इसका मतलब हमें यह पता चला कि इसके अंदर सीक्वेंसिंग का इतना मैटर नहीं है, आप भले ऊपर नीचे लिखिए, बट जो आप इंडेक्स की वैल्यू दोगे उसके हिसाब से इंडेक्स के अंदर वैल्यू शो होकर आएगी आपके पास, ठीक है ना। दूसरी चीज, आपको चाहे आप दोनों तरीके लगा सकते थे, अगर आप चाहते तो कर्ली ब्रेसेस भी यूज कर सकते थे और आप इस तरह से भी इसकी वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हैं। तो आपके पास ये एक एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर होके आ गई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे, द फर्स्ट इज अ सिंगल डायमेंशन एरे एंड द सेकेंड वन इज मल्टी डायमेंशन एरे। तो सिंगल डायमेंशन एरे को हम 1D एरे भी कहते हैं। इसमें क्या कहता है कि व्हेन एलिमेंट्स विद इन एन एरे आर अरेंज्ड आइदर इन अ रो और इन अ कॉलम, देन दैट एरे इज कॉल्ड सिंगल डायमेंशन एरे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके अगर जो आप एरे बना रहे हो वो या तो आप लोग रो के अंदर या आप कॉलम के अंदर चाहे किसी में भी स्टोर करिए, ये एक ही डायमेंशन में है ना, तो ये आपका क्या रहता है सिंगल डायमेंशन एरे। तो जो आपने अभी पहले प्रोग्राम देखा था वो एक सिंगल डायमेंशन एरे का प्रोग्राम था, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं एक 1D एरे का नॉर्मल प्रोग्राम देखते हैं। ये एज इट इज वैसा ही है जैसा हमने अभी पहले स्लाइड्स के अंदर देखा था, बट एक ये थोड़ा अच्छा सा प्रोग्राम है, आप इसको गौर से समझना। सबसे पहले प्रोग्राम देखता हूँ 1D एरे का। तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ता है, 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी, stdio conio, ये तो सब आपको करना ही है। फिर हमने मेन फंक्शन का यूज करा है और हमने आगे देख लीजिए इंट लिखा है, तो हम यहाँ पे रिटर्न 0 भी लिख रहे हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हमने क्या करा, एक एरे बनाया वैल्यूज नाम का, जिसके अंदर हमने क्या स्टोर करा है 5, मतलब हमारा जो एरे होगा, जो मेमोरी एलोकेट होगी कितनी होगी 5 होगी उसके अंदर। चलिए उसके बाद हमने क्या लिख दिया, प्रिंट एफ एंटर 5 इंटीजर्स। प्रिंट एफ के अंदर हम जो भी लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर वो एज इट इज प्रिंट होके आता है, तो ये आपके पास एंटर 5 इंटीजर्स एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। देन अब यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप का इस्तेमाल करा। फॉर लूप के अंदर मैंने क्या लिखा, इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5 प्लस प्लस i, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप चाहें, आप देखिए मैंने लिखा इंट i इक्वल्स टू, तो मतलब मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी यहीं पे कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पे भी इंटीजर i लिख सकते थे, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर फॉर लूप के अंदर भी इंट i करके इसका एक वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए हमने काफी प्रोग्राम्स देखे थे जिसके अंदर हम क्या करते थे, i प्लस प्लस करते थे, तो इसको अपन क्या कहते थे, प्री इंक्रीमेंट। और प्लस प्लस i है, ये क्या कहलाता है, पोस्ट इंक्रीमेंट, ओके।
तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सॉरी ये होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, सॉरी आई प्लस प्लस है ये कहलाएगा आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, और प्लस प्लस आई है ये कहलाएगा आपका प्री। वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी फिर प्रिंट होगी, और पोस्ट इंक्रीमेंट में एक बार तो पहले आपकी प्रिंट हो जाएगी जो भी वैल्यू है, देन उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हो वो होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर लूप के अंदर। सबसे पहले हमने क्या करा, आई की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, देन इट इंसर्ट इन आवर फॉर लूप हियर व्हाट वी कैन डू, स्कैन परसेंटेज दी एम्परसेंट वैल्यूज ऑफ आई। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जो वैल्यू है वो इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वैल्यू 0 जो है वो आप इंसर्ट करो, मतलब यहाँ पे आप जो भी इंसर्ट करोगे वो कहाँ जाएगी, वैल्यू ऑफ 0 के अंदर। ठीक है, देन प्लस प्लस वाई आई दैट इज 1, अब वैल्यू ऑफ 1 के अंदर आप जो भी इंसर्ट करोगे वो आएगा, फिर आप वैल्यू ऑफ वापस प्लस प्लस आई देन 2। इस तरह से आपको 0 1 2 3 और 4, ठीक है ना, 5 एलिमेंट्स हो गए, यहां तक आपको ये इंसर्ट कराने। अब जैसे ही आपकी यहाँ पे जो वैल्यू है वो 5 हो जाती है, 5 इज लेस देन 5, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्रिंट ऑफ डिस्प्लेइंग इंटीजर्स। हमने इंसर्ट तो कर दिए बट अभी तक अपन को दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे ना, क्योंकि हमने स्कैन एफ का यूज करा था। तो अगर आप लोग क्या चाहते हो कि जो भी आपकी वेरिएबल्स आप इंसर्ट कर रहे हैं आपको इसको कंसोल स्क्रीन पे आपको उनको शो करवाना है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब वापस हमको क्या करना है, एक एक वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लूप यूज करना पड़ेगा वापस। तो यहाँ पे वापस हमने क्या करा, फॉर लूप का यूज करा। इसके अंदर वापस वो कि वो i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5 प्लस प्लस i, इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, प्रिंट एफ में वैल्यूज ऑफ i। अब इसका मतलब क्या है, सिंपली स्कैन एफ के अंदर आपसे वैल्यूज ली गई थी। ठीक है, प्रिंट एफ के अंदर क्या होगा, अब जो भी वैल्यू ऑफ 0 थी, वैल्यू ऑफ 0 के अंदर अगर आपने 39 डाला होगा, 39 डाला होगा तो क्या होगा, 39 प्रिंट होकर आ जाएगा, वापस लूप चलेगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, वैल्यू ऑफ 1 के अगर हम 78 डाला होगा तो 78 आ जाएगा। इस तरह से आपके पूरा 4 तक चलेगा। ठीक है, इसमें भी जैसे ही कंडीशन 5 आएगी तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। अब जैसे आई की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन इज फॉल्स, तो इससे टर्मिनेट होके बाहर आ जाएगा और आपके आउटपुट पे आपको सॉरी कंसोल स्क्रीन पे आपको आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 2D एरे, जिसको अपन कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे इज द 2-dimensional array where elements are stored in rows and columns. Okay, to declare a 2-dimensional integer array of size x and y, you would write something as follows: type array name rows and columns. इसका मतलब क्या है कि हमने क्या पढ़ा था, 1D array के अंदर या तो रोज में या कॉलम्स के अंदर वैल्यू स्टोर होंगे, बट 2D array के अंदर क्या होता है, रोज और कॉलम्स दोनों के अंदर स्टोर होता है, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म बनता है। ठीक है ना, अब 2D array ये कैसे पता चलेगा हमको कि अगर आपको आपका जो भी वेरिएबल होगा, मतलब पहले तो इंटीजर, मतलब जो आप लिखना चाहते हो डेटा टाइप वो लिख देना, एरे का नाम, अब यहाँ पे आप 2 अलग अलग साइजेस दे देंगे। ठीक है ना, अगर मैं लिखता हूँ इंटीजर मार्क्स 2,3, तो इससे पता चलेगा कि ये क्या है, एक 2D एरे है। ठीक है, जिसके अंदर जो 2 है वो डिनोट करता है रो को, और जो कॉलम 3 है वो किसको डिनोट करता है, कॉलम्स को। आपको इसका भी एक इमेज बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपन ये देखेंगे, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ बीच में से। ये देखिए, ये क्या कहता है कि वेयर टाइप कैन बी एनी वैलिड सी टाइप। ये किसके बारे में बता रहा है, जो नीचे लिखा हुआ था ना, टाइप, फिर एरे नेम देन साइज। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स वाई या रो कॉलम कुछ भी जो भी लिखा था। तो इसकी बात हो रही है कि वेयर टाइप कैन बी एनी वैलिड सी डेटा टाइप। ठीक है, हमने पढ़ा ही था। एंड एरे नेम विल बी अ वैलिड सी आइडेंटिफायर। ओके, a 2D array can be considered as a table which will have x number of rows and y number of columns.
तो मैंने बताया था ना, अगर आप यहाँ पे 2 और 3 लिखते हैं तो 2 का मतलब 2 तो रो हो जाएंगी और 3 आपके कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अ 2-dimensional array A which contains 3 rows and 4 columns can be shown as follow। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं इंटीजर मार्क्स, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3 4, इसका मतलब क्या हुआ, 3 रोज बन जाएंगी मेरी, 0 1 और 2, ठीक है, और 4 कॉलम बन जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 4 कॉलम बन गए। और वो कि वो इसमें भी इंडेक्सिंग कहां से होगी, 0 से स्टार्ट होगी। तो ये होगा 0 1 2, यहाँ होगा 0 1 2 3। ओके, अब देखें इसके अंदर वैल्यूज स्टोर कैसे होती है, ये आपको जानना, इसके जो इंडेक्स, जो इसका इंडेक्स है वो क्या है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये जो आपका फर्स्ट आपको ये बॉक्स दिखना है, इसका एड्रेस क्या होगा, 0 होगा यहाँ, नहीं, इसका एड्रेस क्या होगा, 0 0, ठीक है ना। अगर मैं, क्योंकि ये क्या है, ये 0 रो का 0 और कॉलम का 0, ये वाला ब्लॉक इधर बन रहा है, तो इसका जो एड्रेस होगा क्या होगा, एरे ऑफ 0 0, ठीक है। और जो सबसे लास्ट है उसका क्या होगा, एरे ऑफ 2 3, ठीक है। आप यही पे समझते हैं। अब देख, सीधी सी बात है, अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे को इंट मार्क्स, मैं आपको कहता हूं 1 के अंदर मेरे को वैल्यू डालनी है 97, तो आप बताइए कि ये 97 वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे जाएगी, कमेंट करके जरूर बताना, पॉज करना, फिर बताना, चेक करिए कहाँ पे 1 1 वहां पे, ठीक है। मैं ही बता देता हूँ, 1 1 अपन चेक करेंगे, 1 1 कहाँ है, यहाँ पे, मतलब रो का 1 और कॉलम का 1 यहाँ पे आ रहा है। तो इस ब्लॉक में आपकी वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 97। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट। नाउ वी हैव टू इनिशियलाइज द 2D एरे। हमने ये तो देख लिया कि हमारा एरे जो है वो बनेगा कैसे, और एक तरीका आपको मैंने बता भी दिया कि आप अगर ऐसे नॉर्मल लिखोगे, मार्क्स 0 0, इसके अंदर लिखा आपने 92, मार्क्स 0 1, इसके अंदर आपने लिख दिया 77, तो इस तरह से आप एक इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। मैं लिखता हूं मार्क्स 1 0, जिसके अंदर लिख दिया मैंने 95, मैंने लिख दिया मार्क्स 1 1, इसके अंदर मैंने लिख दिया जैसे 79 78, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी एक मैट्रिक्स बन गई, एक तो ये, सॉरी, हमारी एक मैट्रिक्स बन गई जो क्या होगी, 0 0 0 1 1 0 1 1, इनकी एड्रेसिंग यही होगी। तो मैंने 0 0 के अंदर 92 लिखा है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 92। फिर 0 1 के अंदर 77 है, तो जहाँ पे 0 1 इंडेक्सिंग है वहाँ क्या आ जाएगा, 77। ये है मेरा 1 0, ये है 1 1, 1 0 के अंदर क्या आएगा, 95, और ये क्या आ जाएगा, 78। तो मेरी इसका मतलब आप बता सकते हो ना कि मेरी एरे जो मैंने 2D एरे बनाया है उसकी साइज कितनी है, उसकी साइज आराम से बता सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ इंटीजर मार्क्स 2 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है, इंडेक्सिंग हुई 0 1 0 1, ठीक है ना। ये हो गया आपका एक तो तरीका इनिशियलाइज करने का। दूसरा तरीका ये रहा आपके पास, इसको रफ कर देते हैं। इसमें आप देखिए, सबसे पहले इंट a 3 4, इसका मतलब मैंने एक एरे बनाया a नाम का, जिसके जो साइज दी है 3 और 4, मतलब 3 कितनी, 3 क्या होगी, रोज होंगी, 4 क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो 3 रोज हैं, तो मैंने लिखा 3 1 2 3, 3 रोज लिख दी, और 4 कॉलम हैं, 4 कॉलम हैं, तो इसका मतलब 4 वैल्यूज आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से, ठीक है। ये 2 तरीके हैं आपको कोई भी वैल्यू को 2D एरे के अंदर इनिशियलाइज करने का, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपको कहता हूँ इंट वैल्यू 2 3, तो आपके जो भी 2 3 होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, आप मेरे को इसका कमेंट करके जरूर बताना। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो लिखा हुआ है ना 3 और 4, तो आप क्या करोगे, 3 रोज बना दोगे, 4 कॉलम बना दो, इसके अंदर अब जैसे ये 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11। अब उनको पूछा क्या है 2 3, 2 क्या है रो, तो रो 1 2 ये है और थर्ड कॉलम कौन सा है 0 1 2 3 ये वाला, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसका एक एग्जाम्पल कि ये एग्जाम्पल कैसे होगा। ठीक है, प्रोग्राम है उसकी हेल्प से समझते हैं अपन इस एग्जाम्पल को। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड कर दिया, फिर मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैंने क्या करा है कि ए नाम का एक एरे बनाया जिसकी साइज क्या है 5 और 2। इसका मतलब 5 क्या है मेरी रोज और 2 क्या होंगे मेरे कॉलम्स। ओके, तो इसका जो डायग्राम बनेगा किस तरह से बनेगा, कॉलम्स तो ये दो ही हैं आपके, ये रोज ऐसे ऐसे 5 रोज और 2 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या करा, साथ में इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने का तरीका हमने आपको बताया था, क्या करना है कर्ली ब्रेसेस। अगर नॉर्मल 1D एरे होता तो क्या होता, सिंगल कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता था, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम 2D एरे का यूज कर रहे हैं, इसलिए अगर अंदर क्या करेंगे एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर दूसरे कर्ली ब्रेसेस जिसके अंदर हमें यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं 2 ही है ना, तो 2 वैल्यूज इंसर्ट करवा दी 0 0 1 2 2 ये हमारे वैल्यूज इंसर्ट करवा दी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने क्या करा है इंट आई और जे दो अलग से वेरिएबल बनाए, तो आप आराम से अब देख सकते हैं कि जो एरे बनाया है उसके अंदर साइज दी हुई है और यहाँ पे ये एरे नहीं है, इसलिए नॉर्मल लिखा तो पता चलता है ये क्या है, एक वेरिएबल है। ये क्या है हमारा वेरिएबल और इसको हम क्या कहेंगे एरे। ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमको पता है अगर जब भी हमको इस रिपीटेड टास्क करने होते हैं तो हम क्या करते हैं सीधा सीधा लूप का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे इजी लूप जो है वो है फॉर लूप। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने फॉर लूप के अंदर क्या लिखा i इज इक्वल टू 0, हमने पहले से इनिशियलाइज कर दिया था, सॉरी वेरिएबल बना दिया था तो इनिशियलाइज कर दिया i इक्वल टू 0 से, i इज लेस देन 5 i प्लस प्लस, i की वैल्यू कितनी हुई 0, 0 इज कंडीशन ट्रू ग्रेटर देन 5 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर इंसर्ट करा। यहाँ पे j की वैल्यू कितनी है 0 0 और यहाँ पे क्या लिखा j इज लेस देन 2। ठीक है ना, तो अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं ना तो हमेशा जो आपका i होता है ना वो आपके रो को डिनोट करता है, j जो होता है कॉलम को डिनोट करता है। ये चीज हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है ना, कॉलम्स ये वाले होते हैं, ये एक कॉलम ये दूसरा कॉलम। ठीक है ना, ये कॉलम 2, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, i रो के लिए है और j जो है कॉलम के लिए है, तो i इक्वल टू 0, इसका मतलब मेरा एक मैंने सबसे पहले ब्लॉक बना है मेरे पास, ये जम समझ लो 0 है। अब इसके अंदर ये क्या कह रहा है j इक्वल टू 0 और 2 तक बनाना अपन को, तो ये 1 और 2 बन गए। ठीक है ना, अब j इक्वल टू 0, अब यहाँ पे 0 इज लेस देन 2। ठीक है, तो 0 इज लेस देन 2, प्रिंट ऐप के अंदर a%d %d, ये रो के लिए ये कॉलम के लिए। ठीक है, हमने क्या लिखा i j मतलब a ऑफ 0 0। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या लिखा a ऑफ i और a ऑफ 0, मतलब i और j की वैल्यू क्या है 0 0 है ना, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा 0 0, तो यहाँ पे आपके 0 0 प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए वापस i की अब इंक्रीमेंट होगा क्योंकि j प्लस प्लस है तो i की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, तो ये हमारा जैसे बना हुआ था इसके अंदर 0 0, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई थी। अब 1 इज लेस देन 2 कंडीशन सही है, तो वापस a ऑफ 0 और 1, क्योंकि हमें पता है ये किसको डिनोट करता है i को, ये किसको कर रहा है j को, तो यहाँ पे अब दूसरी वैल्यू अगर आपको 0 दी हुई है तो 0 कहाँ इंसर्ट हो जाएगी, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंक्रीमेंट होगा 2 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है आगे फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ से बाहर होके कंडीशन हमारी जाएगी इस लूप में। ठीक है ना, जहाँ पे i पहले क्या था 0 था, अब i वापस क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो जैसे ही 1 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एक और नई रो बन गई। तो पहले जो हमारे पास एक रो ही थी जिसके अंदर 0 0 डाला था हमने, अब क्या हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो एक और रो बन गई। और इसके अंदर भी कॉलम तो कितने हैं, 2 ही है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये 1 हुई, 1 इज लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू, इट एंटर्स इन दैट लूप। हियर इन दैट लूप फर्स्ट ऑफ ऑल j is again starting from the 0 because we have completed or terminate that for loop. So when we are entered in the second time, the j is start from 0 also. Okay, now 0 is less than 2, condition is true. Now यहाँ पे आप लोग गौर से देखना, अब क्या होगा, a of i j है ना, तो यहाँ पे a of i का क्या 1 हो गया, तो 1, और j की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0, इसके अंदर हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर आपके पास क्या होगा, जो 0 और 1 की जो होगी, यहाँ पे 0 ये 1 है, तो 0 और 1 जो है आपका वहां पे आपके वहां, सॉरी 1 और 0 है, वहां पे क्या एंटर हो जाएगा, 1 एंटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और है, नहीं है, यहां से यहां आया, j प्लस प्लस करा, j की वैल्यू कितनी हो गई, 1, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। नाउ हियर i तो अभी भी हमारे पास 1 ही है, बट j अब इंक्रीमेंट होकर 0 से क्या हो गया, 1 हो गया, तो अब 1 1 में कितना यहाँ लिख रखा है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एंटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या होगा, और कुछ है क्या, नहीं है, तो वापस इस टर्मिनेट करने के बाद i वापस कहाँ पे आएगा, वो i के पास आएगा। i की वैल्यू पहले 1 थी, अब i प्लस प्लस करा, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मतलब 2 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। तो जैसे 2 हुई तो इसका मतलब एक और रो बन गई हमारी, ठीक है ना, एक और रो बन गई, बट वापस j इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, सो हियर 0 इज लेस देन 2, ओके। तो यहाँ पे आया a ऑफ i और a ऑफ j, तो a ऑफ i की वैल्यू कितनी है 2, j की वैल्यू 0, तो 2 और 0 के अंदर क्या है हमारे पास, 2 है, तो यहाँ पे 2 और 0 के अंदर क्या हो जाएगा, इंसर्ट 2, देन terminate j plus plus, j is again 1, a of 2 1, it is equals to 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट 4, ठीक है। इस तरह से ये 3 के लिए भी चलेगा, 4 के लिए भी चलेगा। जैसे यहाँ पे 5 आएगा तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, और आपके पास टर्मिनेट होके आपके पास जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा, a of 0 0 के अंदर 0, a of 0 1 के अंदर 1 0, a of 1 of 0 में 1, ठीक है। इसका आउटपुट जिस तरह से लिखा हुआ है ना सॉरी, जैसे i और j जैसे है ना, तो a of 1 1 के अंदर 2 जो आया ना अपने यहाँ पे, जैसे 2 1 के अंदर 4, ये देखिए 2 1 के अंदर 4 आ रहा है, तो हमने क्या कह रहा था 2 1, वहां पे क्या आएगा 4 आया, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा टॉपिक 2D एरे, बट आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।